नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। चंपावत को सीएम धामी ने दी सौगात। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का किया शुभारंभ। गंभीर मरीजों के इलाज में मिलेगी मदद। प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने कर ली पक्का घर देने की तैयारी। PMAY शहरी के तहत 84% काम पूरा। 15,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगा आशियाना। दिल्ली में जुटे उत्तराखंड कांग्रेस के नेता SIR में गड़बड़ी के खिलाफ चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरा। मुख्य चुनाव आयुक्त से मांगा समय, नहीं मिले ज्ञानेश कुमार तो फूटा नेताओं का गुस्सा। प्रदेश में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पर गहराया विवाद। 25 जुलाई को हुई नर्सिंग स्टाफ भर्ती की लिखित परीक्षा पर उठा सवाल। नर्सिंग एकता मंच और बेरोजगार संघ ने लगाया 35 लाख के लेन देन का आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। चंपावत जिले के अस्पताल में करीब 50 लाख रुपए की लागत की ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून से वर्चुअली इस सुविधा का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि यह सुविधा चंपावत के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस यूनिट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दान किए गए रक्त को उसके प्रमुख घटकों यानी कि PR, BC, प्लाज्मा और प्लेटलेट से अलग किया जा सकेगा। इससे गंभीर मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी और समय की बचत भी होगी। आज जो यह ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट चंपावत के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लागू की है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको जो लाभ मिलने वाला है। हमको आज तक अगर कभी कोई डेंगू का मरीज या किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत हो तो हमें हल्द्वानी, रुद्रपुर, बरेली शहरों में जाना पड़ता था। RBC के रूप में, प्लाज्मा के रूप में, प्लेटलेट्स के रूप में इन आधुनिक मशीनों के द्वारा हमें जो सुविधा मिलेगी वह अतुलनीय है। तो जैसे कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट नाम ही बताता है कि एक ब्लड से इसका सेपरेट करना, इसमें प्लेटलेट्स अलग करना, प्लाज्मा अलग करना और पैक्ड RBC अलग करना, इसके कंपोनेंट है जो कि हम होल ब्लड यहाँ पर चलता था पहले। इस यूनिट के बनने से क्या होगा कि जैसे हम कोई ब्लड लेके आ रहे हैं और हमको प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो हमारा मशीन है उसमें प्लेटलेट्स अलग कर देगी। वो कोई डेंगू का केस हमारे एडमिट है, पहले हम उसको यहाँ जब प्लेटलेट्स कम हो जाते तो हमको सुशीला तिवारी या कहीं बाहर रेफर करते थे, तो प्लेटलेट्स यहाँ लग जाएगी तो पूरा ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ICU है तो ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगा, हमको आगे रेफर नहीं करना पड़ेगा। प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि आपके अपने आशियाने का सपना प्रदेश सरकार जल्द साकार करने वाली है। दरअसल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को नई गति मिली है। इस साल दिसंबर तक करीब 15,000 से ज्यादा जरूरतमंद यानी कि पात्र परिवारों को पक्की छत मिलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक आवास विभाग ने लंबित आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए सितंबर तक का समय कार्यदायी संस्था को दिया है। आवास सचिव राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में कुल 18 परियोजनाओं के तहत 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। 84% आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उत्तराखंड बीजेपी के सामने इन दिनों एक अलग तरह की चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। आमतौर पर जनता और विपक्षी दलों के हमलों का सामना सत्ताधारी पार्टी को करना पड़ता है, लेकिन इन दिनों अपनों के ही निशाने पर कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं। बीजेपी के ही नेता अपने मंत्रियों की कमियों को उजागर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अब तक चुप्पी साधे बीजेपी नेताओं को एकाएक अपनों में खोट कैसे नजर आने लगी है। कहीं 27 में टिकट पाने की कसरत तो नहीं हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की अपनों ने बढ़ाई टेंशन, अपने ही खोल रहे मंत्रियों की पोल। बीजेपी में क्या है झोल, क्या टिकट पाने की मची है होड़। 2027 चुनाव जीतने के लिए पहले से ही बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पार्टी की अपने ही मुसीबत खड़ी करते दिख रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी का रास्ता रोकने के लिए सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि पार्टी के अपने नेता भी मोर्चा खोलते दिख रहे हैं। बीते 5 सालों के कार्यकाल में बीजेपी विधायक और मंत्रियों ने कितना काम किया, इसकी सच्चाई बीजेपी नेता उजागर कर रहे हैं।
चाहे मसूरी से बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हो या फिर रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी, दोनों ही मंत्रियों के कामकाज पर सवाल अपनों ने उठाए हैं। अब हाल ही में बीजेपी नेता कमलेश उनियाल ने रुद्रप्रयाग में बदहाल सड़कों पर वीडियो जारी किया था। इसे लेकर उन्होंने पीएमओ को भी पत्र लिख डाला। इसी मुद्दे पर जब मंत्री भरत चौधरी से सवाल पूछा गया तो सुनिए कैसे वो तंज भरे अंदाज में जवाब देते नजर आए। उन्होंने गनीमत है अभी तक सिर्फ पीएमओ तक भेजा है, यूएनओ तक नहीं भेजा है। जिस तरह का उनका कद है, जितने बड़े भारी वो नेता हैं, उस हिसाब से तो उनका यूएनओ तक भी बनता है। और बाकी रही सड़कों में गड्ढों की बात, तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 800 किलोमीटर लंबी सड़कें होंगी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बरसात में 2-4 किलोमीटर सड़क ऐसी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति आपके अंदर हो तो आप ढूंढ ही लेते हो। जैसे एक मक्खी गंदगी ढूंढ ही लेती है कहीं न कहीं, वैसे जो छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहीं न कहीं कमी ढूंढ ही लेते हैं। मंत्री भरत चौधरी का ये तंज भरा अंदाज बताता है कि मंत्री जी को अपने खिलाफ उठती आवाज पसंद नहीं आई। और ये सिर्फ एक मंत्री के साथ नहीं हुआ, बल्कि गणेश जोशी को भी कुछ ऐसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ समय से देहरादून के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता सुनील उनियाल गामा मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। मसूरी विधानसभा में अधूरे कार्यों को उजागर कर ये बताने की कोशिश की जाती रही कि यहाँ जनता के लिए गणेश जोशी ने कोई काम नहीं किया। अब दोनों ही नेताओं के बीच तल्खी इस कदर बढ़ चुकी है कि गामा जब सैन्यधाम पहुँचे तो उन्हें मेन गेट से अंदर जाने की इजाजत तक नहीं दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि गामा की एंट्री पर रोक कहां और किसने लगाई। अब इसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मंत्री गणेश जोशी ने आखिर गामा को एंट्री क्यों नहीं दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री गणेश जोशी को इस बात का डर सताने लगा कि मसूरी विधानसभा की तरह ही सैन्यधाम के कामकाज की पोल पट्टी भी गामा ना खोल दे। अब वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि इन दिनों बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि पार्टी के भीतर अपनों को लेकर यूं तनातनी के बीच क्या हैट्रिक लगाने का सपना बीजेपी का पूरा हो पाएगा। अपने ही मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोले नेताओं की ये कसरत क्या सच में जनता के लिए है या फिर 2027 में टिकट पाने के लिए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पहाड़ के विकास को लेकर लंबी लंबी हाँकने वालों के लिए आंख खोल देने वाली तस्वीर सामने आई है। सिस्टम में बैठे लोग ये जरूर देख लें कि कैसे पहाड़ का विकास हाँफ रहा है। बीमार पत्नी को पीठ पर लाद कर मीलों चलने वाले पति ने वीडियो जारी कर सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ये रिपोर्ट देखिए। चले चले पहाड़ पर हाफता विकास, बीमार पत्नी को पीठ पर लाद कर मीलों चला पति। इस वीडियो ने सिस्टम के मुंह पर मारा जोरदार तमाचा। हम आपको कुछ बताएं उससे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। चले चले घर से फोन आ गया। कौन है? मम्मी। हाँ क्या बन से? अरे मिल बहुत कोई बानी चल जंदी वहाँ पर तब शक सर की तुम दवाई मिल जाला, तो दवाई खा कर क्या बता रहा मिल जाला ना चल जंदी यार। ये एक लाचार पति है जिसकी पीठ पर उसकी बीमार पत्नी है और उसके पैरों तले वो पगडंडी है जो आज हमारे सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। ये तस्वीर है उन खोखले दावों की जो हर चुनाव में विकास के नाम पर बेचे जाते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जहां एक तरफ राज्य में पहले से चौड़ी सड़कों को और चौड़ा करने के लिए नाग देवता और 7 मोड़ जैसे हरे भरे जंगलों को बेदर्दी से काटे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों के कई इलाकों में सड़क न होने की वजह से लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जिन युवाओं और जेनजी को रिझाने के लिए पार्टियां करोड़ों फूंक रही हैं, वही युवा आज सड़क न होने के चलते अपनों को तड़पते हुए
देखने को मजबूर है। उत्तराखंड के पौड़ी से आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जमीन पर बेसुध पड़ी ये महिला और उसे अपनी पीठ पर उठाकर हांफता हुआ ये शख्स, इस शख्स का नाम है साहिल रावत। साहिल पौड़ी के कमलियापल्ला गांव के रहने वाले हैं। साहिल के चेहरे की मायूसी, माथे का पसीना और आंखों में दिखती बेबसी आज चीख चीख कर उस सिस्टम से सवाल पूछ रही है जो सिर्फ कागजों पर विकास के पुल बांध रहा है। साहिल की पत्नी बीमार है, उसे फौरन इलाज की जरूरत है, लेकिन अस्पताल तक जाने के लिए कोई एम्बुलेंस तो दूर, एक छोटी सी गाड़ी भी इनके दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आजादी के इतने दशकों बाद भी उनके गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। वीडियो बनाकर साहिल बीमार सिस्टम की सच्चाई सबके सामने लेकर आए हैं। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मेरी वाइफ है जिनको अचानक से फीवर आया है। अचानक से इनको कल रात से बहुत तेज फीवर आया है, लेकिन अचानक इनकी तबीयत खराब हुई और हमारे इस पूरे क्षेत्र में मेडिकल व्यवस्था की तो मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे कि है या नहीं है। होती तो अभी इनका ऐसा हाल नहीं होता। तो मैं अपने से ही कंधे पे उठा के यहाँ से 6-7 किलोमीटर अपने सर पे कपड़ा बांध के लेके जा रहा हूँ। धामी जी, अगर आप सुन रहे हो, आप तक अगर मेरी वीडियो पहुँचती है, मेरी आपसे एक निवेदन है, आपके विधायक जो भी है इस क्षेत्र के, हर 5वें साल में जब चुनाव होते हैं वो यहाँ पहुँच जाते हैं। अभी भी हमारे यहाँ के विधायक जो चौबट्टा खाल साइड के विधायक है सतपाल महाराज जी, वो आए थे। वो जब भी आते हैं वो सिर्फ एक दिलासा दे के चले जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और गांव वाले इतने भोले भाले हैं कि वो उनकी बातों में आके हमेशा सच मान जाते हैं कि हाँ हो ही जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। इस रोड के चक्कर में हमारा गांव ऐसी दुर्गति पे पहुंच गया, आज की डेट में इतनी दुर्गति पे पहुंच गया है कि हमें देख के रोना आता है, अपने गांव को देख के रोना आता है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमारे गांव में रोड होती आज की डेट में, तो हमारा युवा भी गांव आता, हमारा जो बुजुर्ग है वो भी गांव आता, टाइम टू टाइम अपने घरों को देखता, उनको संवारता, सुधारता, ऐसे बंजर होते हुए नहीं देखता। अब ये हाल सिर्फ पौड़ी के साहिल रावत या कमलियापल्ला गांव तक सीमित नहीं है। ये कहानी उत्तराखंड के उन तमाम गांवों की है जो आज भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। इन जगहों पर बीमार लोगों को डंडी कंडी या डोली में पतली पुलिया पार करने के लिए ले जाया जाता है। कई बार तो मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देता है। सियासी गलियारों में आजकल जिन युवाओं की चर्चा हो रही है, पहाड़ों में वो युवा एक जंग लगी ट्रॉली और रस्सी के जरिए उफनती नदी पार करने को मजबूर है। आज युवा तेज बहाव वाली नदियों के बीच फिसलन भरे पत्थरों पर कूद कूद कर स्कूल जाने को मजबूर है। युवा सड़क न होने के चलते पलायन करने को मजबूर है। अपनों को बीमारी के बीच तड़पते देखने को मजबूर है। हालांकि देखना होगा इस शख्स की ये गुहार कहां तक पहुंचती है। सिस्टम की पोल खोलती ये वीडियो क्या जिम्मेदार लोगों तक पहुंच पाती है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 27 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने प्रदेश में नए जिला और सह प्रभारियों को नियुक्त किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया है कि प्रदेश में 19 संगठनात्मक जिलों के लिए नए प्रभारी और सह प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। पहले से तैनात पदाधिकारियों में से कई चेहरों को बदला गया है। 19 संगठनात्मक जिले हैं, उनके हमारे जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी पूर्व में ही बनाए गए थे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन, कुछ नामों को इधर से उधर उनका परिवर्तन किया गया है और 19 संगठनात्मक जिलों में हमने अपने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो निश्चित रूप से आगामी 2027 के चुनाव के मद्देनज़र हम जिलों को और सशक्त करने के लिए और जिलों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, जो संगठनात्मक कार्य हैं और जो हमारे सरकार की जो आम जनता के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई गई हैं, उसका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले। 27 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का फोकस मीडिया पर रहने वाला है। दिल्ली में हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने इसका इशारा दिया है। दरअसल कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए मीडिया और संचार तंत्र को चुनावी मोड में लाने की कवायद कर रही है। इसी क्रम में एआईसीसी ने उत्तराखंड के 5 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा 4 अन्य नेताओं को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।
गुरुवार को दिल्ली में जुटे उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने एसआईआर में हो रही गड़बड़ी के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय के बाहर धरना दिया। दरअसल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कांग्रेस डेलीगेशन को जब समय नहीं मिला तो नाराज नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय के बाहर धरना दिया। नाराज कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे। हल्द्वानी में भी एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नामों पर बेवजह आपत्ति दर्ज कराने का मामला गरमाया हुआ है। गुरुवार को कांग्रेस एसआईआर कमेटी के चेयरमैन मनोज रावत और स्थानीय विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में कांग्रेस के डेलीगेशन ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम पर लगाई जा रही फर्जी आपत्तियों और वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे नामों को लेकर जांच की मांग की। उधर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया है कि क्षेत्र में पारदर्शी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो समस्या आ रही है उसका समाधान किया जा रहा है। तो हमारा साफ ये कहना है कि फॉर्म 7 के जरिए गरीब, दबे कुचले, कम पढ़े लिखे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों, मजदूर वर्ग जो रोज काम करते हैं, उन लोगों के वोट काटने की साजिश कुमाऊं के 2 जिलों में हुई है। हम इसके विरोध में, इसकी प्रक्रिया के विरोध में कुमाऊं कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे। उनके प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी नैनीताल ने ये ज्ञापन लिया है। ये प्रतिनिधि मंडल जो आया था, इसके द्वारा मुख्यतः ये मुद्दा उठाया गया कि बल्क में ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं। एसआईआर में इस समय दावे आपत्ति का समय चल रहा है और उन्हें यह आश्वस्त किया गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून और जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली है और ईसीआई का मैनुअल है, उसमें रिवीजन के लिए जो विधि व्यवस्था दी गई है, जो प्रोसीजर लेड डाउन बाय रूल्स है, हमारे ईआरओज उसी के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। और मकसद ये है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न जुड़ने पाए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। गदरपुर से कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चंदन सिंह नयाल ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र के साथ साथ दिनेशपुर क्षेत्र के बंगाली समुदाय के लोगों का भी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का आरोप लगाया है। उधर कांग्रेस नेता के आरोपों को बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने खारिज किया है। मुस्लिम जहां पर बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर लगभग 200-250 एक बूथ से 200-250 आपत्तियां लगी हैं। उनमें दिखाया गया है अब्सेंट और शिफ्टेड, यानी दूसरी जगह जा चुके हैं। हमने वहां पर गांव में जा कर के जानकारी ली। सारे ही लोग वहां पर निवास करते हैं और कई वर्षों से वो निवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपत्तियां लगा करके लोगों को हरासमेंट उनका किया जा रहा है कि यूपी में जिनके वोट बन चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन वोटों को उत्तराखंड की सूची में शामिल करवाया है। इनके पाप को पकड़े लिया हमने, सबूत है। उनके वोटों पर आपत्ति हमने लगाई है, हमारे बीजेपी के BLA-1 ने लगाई है, मैंने लगवाई है। मैं कहां छिपा रहा हूं? क्या किसी कांग्रेसी पार्टी के नेता में दम इतना है कि जो उन्होंने षड्यंत्र के तहत पंजाबियों पे भी, बंगालियों पे भी, देसियों पे भी, पर्वतीय समाज के लोगों पे भी आपत्ति खुद लगवाई है और बीजेपी को बदनाम करने के लिए? है साहस किसी में जो आके बोले ना कि हमने आपत्ति लगाई है? मैं बोल रहा हूं ना। प्रदेश में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पर विवाद गहरा गया है। नर्सिंग एकता मंच ने 25 जुलाई को हुई नर्सिंग स्टाफ भर्ती की लिखित परीक्षा पर सवाल उठाया है। नर्सिंग एकता मंच और बेरोजगार संघ ने नर्सिंग भर्ती परीक्षा में 32 लाख रुपए के लेन देन का आरोप लगाया है। नर्सिंग एकता मंच और बेरोजगार संघ का दावा है कि उनके पास दस्तावेज और ट्रांजैक्शन से जुड़े साक्ष्य हैं। हालांकि मंच ने साफ किया है कि वो बिना जांच किसी शख्स को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। बता दें कि वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग अभ्यर्थी पिछले 269 दिनों से राजधानी देहरादून के एकता विहार में आंदोलन कर रहे हैं।
अब उसमें क्या 1 है या 5 है या क्या 15 हैं, कितने लोग इसमें शामिल हैं, और परीक्षा पूर्ण होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले इतनी बड़ी रकम अगर किसी ने ली है तो कहीं ना कहीं अंदर कितना ज़्यादा उन्होंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया होगा। और उसके द्वारा चारू चंद्र जोशी के द्वारा ये भी कहा जाना कि कुछ इसका पैसा DG हेल्थ में जाना है, कुछ पैसा इसका पार्टी फंड में जाना है। तो कौन कौन इसमें अधिकारी संतृप्त हैं, और यदि भर्ती परीक्षा को अगर एग्जाम के माध्यम से भी कराना जाना जाता, क्या उचित नहीं था कि इसमें 2 वर्ष का अनुभव जोड़ दिया जाना चाहिए था? अनुभवी अभ्यर्थी अंदर आता, लेकिन हम लोगों तक पहले ही ये न्यूज़ थी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी पत्नियों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और उन लोगों के लिए प्रथा और उन लोगों के लिए नियम का हवाला दिया जाकर उनको अंदर करवाया जा रहा है। इससे साफ साबित होता है कि इस भर्ती की जितनी भी इसमें जो है इस भर्ती में कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि लड़की ने इसमें जो है सोना भी गिरवी रखा है और बहुत सारी चीज़ें गिरवी रखी है, और तब जाके जो है 32 लाख रुपए दिए हैं। और ऐसे न जाने और कितने केसेस जो है इस भर्ती से रिलेटेड होंगे। हम ये चाहते हैं कि 3 दिन के भीतर जो है प्रदेश सरकार तत्काल इस पर या तो STF जांच कराए या तो SIT जांच कराए, और इस परीक्षा को तत्काल जो है पहले निरस्त करे और प्रदेश की जनता के समक्ष सारी चीज़ें रखें। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्थल झूलाघर से बाइक रैली निकालते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां उन्होंने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के योगदान को याद किया। कांग्रेस परिवार ने राजीव जी के जन्मदिन को यहाँ पर मनाया, और यही नहीं पूरे देश में राजीव जी को जो है कांग्रेस परिवार याद कर रहा है और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजीव जी ने जो इस देश को और देश में साहस का परिचय दिया, कठिन दौर में जो है निर्णय लेने का उनका जो सामर्थ्य था वो बहुत अटूट था। एक बेसहारा परिवार को जिला प्रशासन पर भरोसा करना भारी पड़ गया है। देहरादून के DM रहते हुए सवीन बंसल ने एक परिवार के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन आज वही परिवार बेघर होने को मजबूर है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सवालों के घेरे में जिला प्रशासन की मदद, सवीन बंसल पर भरोसा करना परिवार पर पड़ा भारी, परिवार बेघर होने को मजबूर। हमें पता है कि हमें रोज नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से हमको जीना पड़ रहा है बस हम ही जानते हैं। अभी हमें 15 दिन का नोटिस मिला है, जिसमें से 7-8 दिन हो चुके हैं, और आज ही बैंक की तरफ से हमको एक नोटिस मिला है कि जिसमें हम लोग को 27 तारीख से पहले घर खाली करना है। देहरादून में एक विधवा माँ और उसकी 2 बेटियों को जिला प्रशासन पर भरोसा करना भारी पड़ गया। चंदर रोड स्थित MDDA के छोटे से मकान में रहने वाला परिवार बेघर होने को मजबूर है। इस परिवार के सामने अब सीधा सवाल है कि अब जाएं तो जाएं कहां। दरअसल पिता की अचानक मौत के बाद आर्थिक संकट और बिजनेस लोन न चुका पाने की मजबूरी में साल 2025 को चित्रा और हेतन देहरादून के तत्कालीन जिलाधिकारी सवीन बंसल से मिली थी। सवीन बंसल ने अधिकारियों को ऋण बीमा की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए थे। नवंबर से अगस्त तक 9 महीने बीत गए। समाधान तो दूर, उल्टा परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। बैंक ने मकान नीलाम कर दिया और घर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। मेरे हस्बैंड ने लोन लिया था, तो उनकी मृत्यु के बाद हमें लोन हम नहीं चुका पा रहे थे, तो इस वजह से हमने DM के पास जाने के लिए सोचा और गए। तो जैसे वहाँ आप गए थे तो क्या मतलब आश्वासन मिला था उस समय? दिया था उन्होंने आश्वासन, बच्चे की पढ़ाई के लिए भी दिया था, लोन माफ़ी का भी उन्होंने बोला था हम करेंगे बात। तो पर 9 महीने बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, तो ऐसा उम्मीद नहीं थी हमको कि पापा चले ही जाएंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो चले गए। तो हमको बैंक के बारे में पता लगा कि ये मैटर चल रहा है, और इतना भी पता लगा कि हमको कि ऑक्शन में निकालने की बात हुई, और शायद उन्होंने उस वक्त तक ऑक्शन भी कर दिया था शायद। तो जैसे हमको पता लगा हम DM सर के पास गए, क्योंकि हमारे पास कुछ उम्मीद नहीं बची थी कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। पापा भी चला जाएगा, घर भी चले जाए, पापा भी चले गए हैं, घर भी चला जाएगा। तो हमें पता लगा कि जनता दरबार लगता है, तो फटाफट से हम उधर ही गए, मैं और मेरी छोटी बहन। तो वहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल
बहुत ख़राब चल रहे थे, तो हमने वहाँ पे जाके बोला कि हम लोग पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है और पापा भी नहीं है और घर जाने की भी बात चल रही है। तो उन्होंने अब हमें आश्वासन दिया कि हम लोग लोन माफ़ी के बारे में बैंक से बात करेंगे। सिर्फ बात ही की, पता नहीं उसके बाद तो हमें कोई रिस्पॉन्स उधर से मिला नहीं था। अब सवाल प्रशासन से है कि परिवार को जिस समाधान का भरोसा दिलाया गया था, उस भरोसे की कीमत आज एक मां और उसकी 2 बेटियों को क्यों चुकाना पड़ रहा है? क्या जिला प्रशासन सिर्फ वादे तक सीमित है? क्या फरियादियों को आश्वासन देकर छोड़ देना ही नई कार्यशैली है? सवीन बंसल और संबंधित अधिकारियों को अब सामने आना होगा और बताना होगा कि आखिर अब ये परिवार जाए तो जाए कहाँ। जिस मदद का भरोसा परिवार को दिया गया था, आखिर वो मदद अब कहाँ है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। नैनीताल जिले में 18 किलोमीटर दूर ज्योलीकोट, गठिया और इसके साथ ही सरियाताल और बताया जा रहा है कि बेलवा खान में ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और इस वजह से वो बीमार भी पड़ रहे हैं। ग्रामीणों के बीमार होने की जानकारी मिली तो बता दें कि उत्तराखंड जल संस्थान और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दोनों विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए सभी जल स्रोतों और टैंकों की सफाई की है। इसके अलावा पेयजल के सैंपल को भी जांच के लिए भेजा गया है। संबंधित विभाग की इस कार्यवाही पर ग्राम प्रधान ने बताया है कि मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने जल स्रोतों की बदहाली पर अधिकारियों की फटकार लगाई थी, जिसके बाद जिम्मेदार अफसर जागे हैं। जो लोगों ने आजकल बरसात के दिन में इधर उधर से स्रोत आ जाते हैं, फूट जाते हैं, लोगों ने पाया गया कि उन्होंने पाइप से द्वारा सीधे पाइप दे दिया, तो उस कारण से इसमें कुछ समस्याएं आई हैं और जल संस्थान के जो विभाग है पूरी तरह से लगातार क्षेत्र में मॉन्डी टैंकों की सफाई कर दी है, ब्लीचिंग पाउडर डाले और लगातार अभी भी वो लगातार इस क्षेत्र को लगे और अब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल है। और जहाँ तक विभाग जल संस्थान के विभाग के कर्मचारी द्वारा वह जब से ये इसके संदेश हुआ तब से लगातार क्षेत्र में भ्रमण, उनके चाहे एई हों जेई हों, पूरा स्टाफ लगा हुआ है। अल्मोड़ा जिले में बता दें कि आवारा गौवंश के चिन्हीकरण का अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम और पशुपालन विभाग संयुक्त इस अभियान को चला रहा है। नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा ने बताया है कि गौवंश को सड़क पर छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सड़क हादसों से गौवंश को बचाने के लिए उनके गले पर रेडियम बेल्ट लगाई जा रही है। उन्होंने बताया है कि जिले के 2 क्षेत्रों में गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें चिन्हित गौवंशों को रखा जाना है। और पशुपालन विभाग के द्वारा ये संयुक्त पहल की जा रही है, जिसमें कि जो हमारे क्षेत्र के आवारा पशु हैं उनको जब तक उनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक रेडियम के जो बेल्ट हैं, जो कॉलर हैं, वो लगाए जाएंगे। और साथ के साथ हमारे 2 गौशालाएं जल्दी ही तैयार होने वाली हैं, ये सीबी साहब के द्वारा अवगत कराया गया है। फलसीमा में और हमारा ये जो भैंसवाड़ा फार्म है वहाँ पर तैयार होना है। और तो हम लोग इसमें जो हमारे शहर में जितने भी आवारा पशु हैं उनको फिर शिफ्ट करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर देंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने को लेकर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मामले को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने एक आम सभा का आयोजन किया, जिसमें अधिवक्ताओं ने विचार विमर्श कर हाईकोर्ट को नैनीताल में शिफ्ट किए जाने पर आपत्ति जताई है। सभा को संबोधित करते हुए जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरुण सिंह बिष्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट शिफ्ट करना पहाड़ के लिए नुकसानदेह हो सकता है और अगर जल्द ही फैसला नहीं वापस लिया गया तो अन्य वकील भी आंदोलन करेंगे। इस विषय को लीगल तरीके से ही हम हैंडल करेंगे। हमने हाईकोर्ट लाने के लिए आंदोलन करा, उसको जिला बार ने लीड करा। उन्हीं के प्रयास से और सभी के प्रयास से यहाँ पर वर्तमान हाईकोर्ट स्थापित है। आज के डेट में जब हम सुन रहे हैं या हमारी नॉलेज में आ रहा है कि इसको शिफ्ट किया जा रहा है, तो उसके विरोध स्वरूप हमारा से बार बार प्रेशर आ रहा था कि आप अपना व्यू क्लियर करिए। तो आज हमारी आपस में मंत्रणा में ये डिसाइड किया गया कि इस मसले को रिव्यू पिटीशन या और जो लीगल तरीके हैं उस तरीके से इसको हम अपनी बात रखेंगे या इसका विरोध करेंगे। मंगलौर नगर निगम में तैनात एक कर्मचारी के कार्यालय में न होने के बावजूद हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर 5 सभासदों ने अधिशासी अधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की है। सभासदों का आरोप है कि पिछले 2 सालों से कूड़ा वाहन की ड्यूटी पर लगे कर्मचारी को कभी देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी रजिस्टर में उसकी हाजिरी लगी रहती है, जो कि नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है।
जो इनकी मस्टोल मतलब जो हाजिरी बुक होगी उस पर इन्होंने प्रेजेंट कर रखी थी और पीछे डॉट 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 छोड़ रखे थे। क्यों डॉट डॉट छोड़ रखे थे, क्यों प्रेजेंट कर रखी थी, ये कोई जवाब नहीं दे पाए। ईओ साहब से नगाए लेटर है, तो इन्होंने जैसे ही लेटर मिला उसे प्रेजेंट को अपसेंट करा और पीछे डॉट डॉट थे उन्हें छेड़ा नहीं, इन्होंने उनमें बिंदी मार दी और जो जितनी प्रेजेंट थी उन्हें सबको अपसेंट कर दिया। नहीं, कुछ नामित सभासद आए थे कि एक किसी आदमी के लिए, तो मैंने कहा था उन्हें मस्टोल आप देख सकते हैं और उन्हें मस्टोल का निरीक्षण करवा दिया गया था। उन्होंने एक लिखित शिकायत दी है, इसमें जांच करेंगे, जांच अपना जो तथ्य पाए जाएंगे उसी का कार्रवाई करेंगे। फिलहाल से इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत को सीएम धामी ने दी सौगात। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का किया शुभारंभ। गंभीर मरीजों के इलाज में मिलेगी मदद। प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने कर ली पक्का घर देने की तैयारी। PMAY शहरी के तहत 84% काम पूरा। 15,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगा आशियाना। दिल्ली में जुटे उत्तराखंड कांग्रेस के नेता SIR में गड़बड़ी के खिलाफ चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरा। मुख्य चुनाव आयुक्त से मांगा समय, नहीं मिले ज्ञानेश कुमार तो फूटा नेताओं का गुस्सा। प्रदेश में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पर गहराया विवाद। 25 जुलाई को हुई नर्सिंग स्टाफ भर्ती की लिखित परीक्षा पर उठा सवाल। नर्सिंग एकता मंच और बेरोजगार संघ ने लगाया 35 लाख के लेन देन का आरोप।